नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है। मानव मस्तिष्क के कुल 3 भाग होते हैं और मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है लगभग 1600 ग्राम होता है। लगभग होता है, किसी में थोड़ा बहुत ज़्यादा, किसी का थोड़ा बहुत कम। और अगर आपसे यहाँ पर मानव केवल लिखा है तो आपको यही समझना है कि यहाँ पर वयस्क की ही बात की जा रही है, किसी बच्चे का या फिर शिशु की बात नहीं की जा रही है। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन, पारा, अमोनिया, वायु में से आपको बताना है रासायनिक यौगिक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अमोनिया। अगर आप इसमें देखेंगे, ऑक्सीजन एक शुद्ध अणु है, पारा एक आपका शुद्ध तत्व है, वायु एक मिश्रण है, जबकि अमोनिया जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इसके संघटक होते हैं और एक विशेष रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा इनका निर्माण होता है। तो यहाँ पर अमोनिया हो जाएगा रासायनिक यौगिक। सेकंड क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है, फ्यूज का तार बना होता है। फ्यूज का तार, तो फ्यूज का जो तार होता है सीसा और टिन की मिश्र धातु से बना होता है। फ्यूज का तार जो होता है हमेशा विद्युत परिपथ में मेष तार के साथ इसको जोड़ा जाता है। इसका प्रतिरोध हाई होता है, जबकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। शॉर्ट सर्किट की दशा में यह पिघल करके परिपथ का जो क्रम होता है या जो परिपथ की कनेक्टिविटी होती है उसको तोड़ देता है। इससे जो है, जो हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं वो जलने से बच जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, लाल रक्त कोशिकाओं का आकार होता है, रेड ब्लड सेल्स। तो लाल रक्त कोशिकाओं का एक निश्चित आकार होता है, गोलाकार। एक चीज़ यहाँ पर, एक प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, आरबीसी जो होता है इसमें केंद्रक होता है या नहीं होता है, आपको सिर्फ इतना बताना है यहाँ पर। तो आरबीसी और प्लेटलेट्स इन दोनों में केंद्रक नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ है, सिंपल क्वेश्चन है जनरल साइंस के अंतर्गत। अगर आपसे डब्ल्यूबीसी के बारे में पूछा गया होता, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है और इसकी जो आकृति होती है अनियमित होती है। आरबीसी की आकृति गोलाकार होती है। क्लियर है आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 5, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। तो तरंगे 2 प्रकार की होती हैं, एक आपका अनुदैर्ध्य होता है और दूसरा आपका जो है, एक आपका अनुप्रस्थ होता है, दूसरा आपका जो है अनुदैर्ध्य होती हैं। अनुदैर्ध्य में क्या होता है, कंपन जो है तरंग संचरण की दिशा में होता है अनुदैर्ध्य। और अनुप्रस्थ में क्या होता है कि जो संचरण होता है, तरंग की जो दिशा होती है वो संचरण के विपरीत होती है। यहाँ पर देखेंगे इधर है, यहाँ पर इधर है, जबकि ये आपकी संचरण की दिशा है। और यहाँ पर कंपन भी इसी दिशा में और संचरण की दिशा भी, तरंग संचरण की दिशा भी या आगे बढ़ने की दिशा भी यही सेम होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति सदैव अनुदैर्ध्य होती है और प्रकाश तरंगों की प्रकृति सदैव अनुप्रस्थ होती है, ध्यान दीजिएगा आप। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रकाश तरंगों की प्रकृति होती है। तो अभी हमने आपको बताया यहाँ पर, तो प्रकाश तरंगों की जो प्रकृति होती है अनुप्रस्थ होती है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, 1 माइक्रोन होता है। तो कुछ पैरामीट्रिक क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं आपसे, जैसे 1 नैनोमीटर, 1 एंगस्ट्रॉन। बाकी मिलीमीटर, सेंटीमीटर ये सब तो बहुत आसान होता है, इस तरह के क्वेश्चन आते भी नहीं है। बस ये होता है जैसे कि आपको मान लीजिए पता है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है, एक बार मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, 10⁻⁻6 मीटर। ध्यान दीजिएगा, 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। हो सकता है आपसे ऑप्शन में दे दे 10⁻8 सेंटीमीटर और आप मीटर याद करके गए हों, तो वहाँ पर फिर हमें कन्फ्यूजन होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, अक्सर हम मीटर में ही याद करके जाते हैं। इसी प्रकार से 1 नैनोमीटर आपको बताना है और 1 एंगस्ट्रॉम बताना है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर,
1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर। इसी तरह से कुछ बड़े यूनिट भी होते हैं। छोटी यूनिट में देखिए यहाँ पर और भी होते हैं। पिकोमीटर होता है, बड़े यूनिट में आपका फेरोमीटर होता है। किलोमीटर के बाद आगे आप जाएंगे तो सबसे बड़े आप उसमें कई सारे यूनिट होते हैं, कुछ आपको 2-3 जरूर याद रहने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद खाने का नमक किससे बनता है? तो देखिए यहाँ पर सोडे का नमक, सोरे का नमक, खाने का नमक, ये अलग अलग नाम है और इनके जो है केमिकल कंपाउंड अलग अलग होते हैं, रासायनिक नाम अलग अलग होते हैं। सोडियम क्लोराइड को ही हम लोग खाने का नमक बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे कुछ और भी यौगिक हैं, जैसे H2SO4, गंधक का अम्ल, HNO3 का नाम अगर आप लोग बता सकते हैं तो बताइए। इसके अलावा HCl का नाम बताइए आप लोग। इसी में एक होता है अम्लराज, जो कि HNO3 और HCl का मिश्रण होता है। किस अनुपात में होता है, अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताएं। देखिए जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है अगर आपको आंसर पता हो। नहीं पता होगा तो हम नेक्स्ट इस सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार रिवाइज करेंगे पिछला सेशन, जितने भी हमने आपसे क्वेश्चन पूछ रखे होंगे, या तो फिर उन प्रश्नों को शामिल कर लिया जाएगा नेक्स्ट सेशन में। तो यहाँ पर हो गया दोस्तों, खाने का नमक किससे बनता है, माफ़ी चाहूँगा, खाने का नमक यहाँ किससे बनता है पूछा गया था। तो होता है आपका NaCl, और ये बनता किससे है, HCl + NaOH, और ये दोनों ही आपके स्ट्रांग एसिड और ये स्ट्रांग बेस है, यानी मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार की उदासीनीकरण क्रिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4.4 ग्राम CO2 का NTP पर आयतन होता है। सबसे पहले आप जान लीजिए यहाँ पर 1 मोल, किसी भी आप पदार्थ का 1 मोल ले लें, वो पदार्थ चाहे यौगिक हो, चाहे तत्व हो, चाहे मिश्रण हो, 1 मोल पदार्थ का NTP पर आयतन होता है 22.4 लीटर। ध्यान दीजिएगा, ये आपका लीटर यहाँ पर है 1 मोल का। और 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं ये कैसे आप क्लियर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको ग्राम दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, CO2 इसका आप क्या करिए, अणुभार निकाल लीजिए। कार्बन का जो है लगभग 12 होता है, ऑक्सीजन का लगभग होता है 16। 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, तो 16 × 2 कर देंगे आप, तो 12 प्लस यहाँ पे 16 दूना 32, कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ये ग्राम हो गया, यानी CO2 का अणुभार जो है 44 ग्राम। और इसी अणुभार को हम लोग 1 मोल बोल देते हैं, किसके लिए, CO2 के लिए। ध्यान दीजिएगा, ये CO2 के लिए है। O2 के लिए 1 मोल तो 32 ग्राम हो जाएगा, यानी जहाँ 32 ग्राम O2 ऑक्सीजन होगा उसको हम बोल देंगे 1 मोल। हाइड्रोजन होगा तो 2 ग्राम होगा, तो उसको बोलेंगे कि हाइड्रोजन का 1 मोल है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। या फिर मान लेते हैं H2SO4 आपको दे दे, उसका आप अणुभार निकाल लीजिए। या कोई सिंपल एक तत्व हो पारा, तो पारा का आप परमाणु भार निकाल लीजिए, जितना ग्राम होगा वही आपका 1 मोल हो जाएगा उसके लिए सिर्फ। तो यहाँ पर देखिए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम होता तो उस स्थिति में 44 ग्राम का NTP पर कितना आयतन होता, 44 ग्राम CO2 का NTP पर आयतन 22.4 लीटर। लेकिन यहाँ पर 44 ग्राम नहीं, बल्कि यहाँ पर 4.4 ग्राम है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, 44 में अगर आप 4.4 से भाग देंगे कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। और ये 10 क्या है, इसमें मल्टीप्लाइड होगा तब जाके इसके बराबर बनेगा, यानी 10 को हम 22.4 में डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 2.4 लीटर। समझ में आया आप सभी को, 2.24 लीटर, ये आपका हो जाएगा 4.4 ग्राम CO2 का NTP पर आयतन, ठीक है। क्योंकि ये 10 गुना है, माफ़ी चाहूँगा, ये 10 गुना है इसका, तो ये भी तो इसका 10 गुना होना चाहिए, क्योंकि ये जो है इसका होगा आयतन NTP पर। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आपका इसका 1/10 है, तो आप इसका भी 1/10 कर लीजिए, तो ये इसके लिए हो जाएगा NTP पर आयतन। बहुत सिंपल होता है, अगर एक बार अगर आपको ये ट्रिक पता चल गई तो ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है लगभग। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, विशेष करके सुपर टेट के लिए, यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहेगी। अगर आपको कोई डाउट लगे तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम आगे भी कराएंगे, आप परेशान बिल्कुल मत होना।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 2.24 लीटर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, और संभवतः आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। विटामिन से एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है? पॉलिश किया हुआ चावल होता है, या फिर चावल की जो ऊपरी परत होती है निकल जाती है। पहले जो है आप देखेंगे धान उनको गांव में किस प्रकार से ओखली में मूसल से कूटा जाता था। आजकल जो आप देखेंगे कि मशीनों से, बड़ी बड़ी मशीनों से, तो धान की ऊपरी परत, एक जो परत होनी चाहिए, यानी सबसे ऊपरी परत नहीं, उसके अंदर की एक परत और होती है, वो नहीं निकलनी चाहिए, वो भी निकल जाता है। तो आजकल के जो चावल हम लोग खाते हैं वो विटामिन B1 से भरपूर नहीं होता है, या बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। या जो पॉलिश युक्त चावल होता है उसमें भी वो जो भूसी आप कह लीजिए उसको, भूसी जो ऊपर वाली पतली परत होती है वो निकल जाती है, और मोटी परत तो मान लीजिए निकालना ही होता है। तो बेरी बेरी जो नामक रोग होता है ये विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज के 10 क्वेश्चन। विटामिन्स में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि रासायनिक नाम, रेटिनॉल, ठीक है, और विटामिन बी में आप आएंगे तो विटामिन बी में B1 से लेकर के B13 तक पूरा बी कॉम्प्लेक्स होता है। विटामिन सी है, एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। तो इन सभी को हम एक एक करके आपको हर क्वेश्चन के माध्यम से इनको कवर करते चलेंगे, या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस से बन सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का सेशन, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को प्लीज़ सभी लोग लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।